हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का मैथ में चैप्टर 2 वास्तविक संख्याएं, जिसे रियल नंबर्स भी कहते हैं। ये हम लोग आरबीएससी की बुक से ले रहे हैं। वैसे ये आईसीएसई या दूसरी स्टेट बोर्ड्स सीबीएसई सभी के लिए उतनी ही हेल्पफुल है। ये हम हिंदी मीडियम के लिए बनाएंगे वीडियो। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपने प्राकृत संख्याएं के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब क्या होते हैं ये नेचुरल नंबर्स? जो भी हम काउंटिंग लेते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह के नंबर्स को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, जिसे हम होल नंबर्स कहते हैं। तो जो भी हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, उसमें अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं, 0 और इंक्लूड कर दूं, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4 में अगर मैं ऋणात्मक नंबर भी इंक्लूड कर दूं, इसको भी मिला दूं, तो ये सारे बन जाते हैं पूर्णांक। तो जो प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, इन सभी में अगर मैं हर की बात करूं तो हर में 1 लिख सकता हूं। इन सभी के नीचे में 1 के अलावा कुछ भी मैं नहीं लिख सकता। इसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, जिसे हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर मैं किसी भी एक नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब कि उसको मैं अंश और हर के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, तो वो बन जाता है परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। ये सारी संख्याएं आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हैं, तो इसको हल्का सा हम रिवाइज कर लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होंगी जिसे मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? इसको हम अंडर रूट, क्यूब रूट इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसे समझने के लिए हम लोग मानते हैं कि a कोई भी एक नंबर है जिसे मैं b से भाग देता हूँ। भाग देने पे यहाँ पे मेरे पास q जो है वो भागफल आता है और r मेरे पास शेषफल या रिमाइंडर आता है। इस तरह से हम किसी भी एक नंबर को भाग देते हैं, तो इस तरह से ही होगा। अब यहाँ पे जो समझना है वो ये है कि जो हमारे पास शेषफल आता है वो कभी भी b के बराबर नहीं हो सकता। मान लीजिए हम यहाँ पे किसी भी नंबर को 4 से भाग देते हैं, तो जो हमारे पास शेषफल आता है वो 4 या उससे ज्यादा नहीं आ सकता, वो हमेशा 4 से कम ही होगा। तो इसलिए जो शेषफल है वो हमारे पास हमेशा भाजक से कम ही होगा, और साथ में ये 0 या उससे बड़ा हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखा करते थे कि a = bq + r। तो यहाँ पे a को मैंने भाग दिया है b से, q मेरे पास भागफल है और r मेरे पास शेषफल या रिमाइंडर है। इसी को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको और भी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। उदाहरण 1, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। तो इसमें हमें ये बताना है कि हमारे पास अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है
तो उसको हम 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसको किस तरह से समझेंगे? मान लीजिए एक कोई भी एक पूर्णांक है और जिसे मैं 3 से भाग देता हूँ। तो अगर मैं इसको 3 से भाग देता हूँ तो यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि जो शेषफल होगा वो 0, 1 या 2 में से ही होगा। तो इसको अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू लिखता हूँ, सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन यहाँ पे भागफल 3 है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा? a इक्वल्स टू 3Q प्लस आर। अब r की वैल्यू मैं 0, 1 और 2 इसमें लिखता हूँ। सो a की वैल्यू बन जाएगी 3Q प्लस 0, या फिर a इक्वल्स टू 3Q प्लस 1, या a की वैल्यू 3Q प्लस 2। सो a की वैल्यू जो हमारे पास बनी, या तो वो 3Q हो सकता है, या तो a की वैल्यू 3Q हो सकता है, या a की वैल्यू 3Q प्लस 1, या a की वैल्यू 3Q प्लस 2। अब हम देखते हैं उदाहरण 2। उदाहरण 2। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2Q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है। हमें यहाँ पे बताना है कि कोई भी मैं धनात्मक पूर्णांक लेता हूँ तो उसे मैं 2Q के रूप में लिख सकता हूँ, और विषम को मैं 2Q प्लस 1 के रूप में लिख सकता हूँ। सो इसको कैसे किया है? हमने मान लिया कि a कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब हमने पॉजिटिव ले लिया, और हमने b को 2 माना कि हम उसको b को उस पूर्णांक को 2 से भाग दे रहे हैं। सो विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर हम लिख सकते हैं a बराबर 2Q प्लस आर। सो यहाँ पे जो r की वैल्यू है, r का मान है, वो 0 या 1 हो सकता है। अब हम लिखते हैं 0 और एक बार 1। सो a की वैल्यू बन गई 2Q या फिर 2Q प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए Q एक पूर्णांक है। सो यहाँ पे a बराबर 2 गुणा Q। Q एक पूर्णांक है, वो 2 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा 2 की टेबल में होगा, 2 के पहाड़े में होगा ये। सो हम बता सकते हैं कि ये तो है 2 से डिविजिबल, और तो ये बन गया हमारे पास सम। और दूसरा नंबर जो है, सम में मैं एक मिला देता हूँ, एक जोड़ देता हूँ, तो वो बन जाता है विषम। सो कोई भी पूर्णांक या तो सम होगा या फिर विषम होगा, इसलिए a बराबर 2Q सम है और a बराबर 2Q प्लस 1 वो विषम होगा। उदाहरण 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, जहां m कोई भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को काम में लेना है, और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे देखिए वर्ग है, या तो 3m हो सकता है या 3m प्लस 1 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, ये हम मान लेते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे हम इस a को 3 से भाग देते हैं, मतलब b को हम 3 मानते हैं। तो अगर मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करूं, मैं ये लिख सकता हूं कि a बराबर 3Q प्लस आर, जहाँ पे r की वैल्यू 0, 1 या 2 हो सकती है। जो r की वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 तक ही होगी, क्योंकि मैं यहाँ से 3 से इसको भाग दे रहा हूँ। तो अगर मैं 0, 1 और 2 r की जगह लिखता हूँ, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3Q या 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे ये धनात्मक पूर्णांक जो है उसके लिए नहीं बताना, बल्कि उसके वर्ग के लिए बताना है। सो मैं 1 by 1 लेता हूँ, a इक्वल्स टू 3Q, इसमें दोनों तरफ वर्ग किया तो a स्क्वायर बराबर 3Q का होल स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं 9Q स्क्वायर
जिसे 3 मैं बाहर लिख के 3q² लिख सकता हूँ, जिसे हम 3m लिख सकते हैं, जहाँ पे m को हमने माना है 3q²। अब मैं 3q+1 लेता हूँ। सो a = 3q+1। इसे भी मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, दोनों तरफ वर्ग लेता हूँ। सो a² = 3q+1 होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं इसको a+b² से विस्तार करता हूँ। सो a² + 2a × b + b²। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 9q² + 6q+1। यहाँ पे 3q मेरे पास कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, तो ये 3q + 2 + 1। अब इसे मैं 3m+1 लिख सकता हूँ, और q को 3q + 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगी उसे मैंने m मान लिया। सो m की वैल्यू हो गई q × 3q + 2। अब मैं थर्ड नंबर लेता हूँ 3q + 2। सो यहाँ पे मैं मानता हूँ a = 3q + 2। इसे दोनों तरफ वर्ग लेने पर a² = 3q + 2 होल स्क्वायर। इसे भी मैं a + b² की तरह से करूँगा, तो ये बन जाता है a² + 2ab + b²। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9q² + 12q + 4। अब इसे मैं 4 को 3+1 लिखता हूँ, क्योंकि इनमें से मेरे पास आसानी से 3 कॉमन आ सकता है। तो ये बन गया 3 कॉमन लेने पर 3q² + 4q + 1 + 1। अब मैं इस पूरे टर्म को m मानता हूँ, तो ये बन गया 3m+1, जहाँ पे मैंने m को माना है 3q² + 4q + 1। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी एक मेरे पास धनात्मक पूर्णांक है, तो उसे मैं उसके वर्ग को या तो मैं 3m लिख सकता हूँ, या 3m+1, या फिर 3m+1। तो इस तरह से हमने इस उदाहरण को करना। नेक्स्ट है हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी, प्रमेयिका थी, उसमें अगर हम कुछ स्टेप लेते हैं, कुछ विधि से कुछ फाइंड आउट करते हैं, तो वो बन जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। जैसे हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का HCF मतलब कि महत्तम समापवर्तक या LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो हम तरीका देखते हैं कि किस तरह से हमने HCF या महत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करना है। उदाहरण 1, 81 और 237 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। और 237 का हमको HCF पता लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स में 237 बड़ा है 81 से। इसके बाद हम इसको भाग देते हैं 237 को 81 से, 2 बार जाता है 162। अब यहाँ पे देखिए शेषफल 75। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से आप भाग का निशान लगाइए, और जो पहले 81 से हम भाग दे रहे थे, अब हम 81 को भाग देंगे 75 से। सो 75 को एक बार किया 75, ये 6। अगले स्टेप में जो हमारे पास जिससे भाग दे रहे थे, वो अब हमारे पास इसे हम भाग देंगे, तो ये बन गया हमारे पास 72, 3
अब देखिए यहाँ पे मैं 6 को भाग दूंगा 3 से, 3 दूनी 6, 0। जहाँ पे हमारे पास शेषफल 0 आता है वहां पे हमने रुक जाना है और उस समय हमने देखना है कि किससे भाग दिया जा रहा है। यहाँ पे हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 नंबर है जिससे हम इसको भाग दे रहे हैं और शेषफल 0 आ रहा है, तो वही हमारे पास HCF बन जाता है। तो अगर मैं इन दोनों का HCF देखूंगा तो HCF इन दोनों का 3 होगा। अब इसको अगर यूक्लिड डिवीजन जो हमारे पास एल्गोरिदम है, विधि है, उसके थ्रू हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 237 गुणा 81, ये 237 को हम लिख सकते हैं 81 गुणा 2 और जो शेषफल है वो 75। अब जो अगला है वो 81 लिखा जाएगा, तो थोड़ा सा हम गैप देते हैं। 81 बराबर 75 गुणा 1 और जो शेषफल है वो 6 है। अब हमने 75 को लिखना है, 75 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 12 प्लस 3। अब हमने 6 को भाग दिया है 3 दूना 6 प्लस 0, तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 है वो HCF बन जाता है। सो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेप लिखने होते हैं, वो क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं 237 और 81 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या विधि लिख सकते हो आप, विधि द्वारा, यहाँ पे लिखा आपने। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अतः अब हमने किसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम अपनाया, 75 और 81 में। अतः 75 और 81 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या विधि द्वारा ये हमने अप्लाई किया। यही स्टेप हमने ऐसे लिखना है कि यहाँ पे शेषफल 0 के इक्वल नहीं है, और जब भी हमारे पास यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, अतः भाजक ही HCF होगा। तो HCF क्या बन गया हमारे पास, 3। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है। उदाहरण 2 को समझते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो इसको किस तरह से समझा जाएगा, हम इसको समझते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक 32 सदस्य की टुकड़ी है, उसके पीछे हमारे पास 616 सदस्य की टुकड़ी चलेगी, दोनों में समान नंबर के स्तंभ होने चाहिए। तो मैक्सिमम कितने या अधिकतम कितने स्तंभ हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास 616 है और जो 32 है, उन दोनों का हमने HCF निकालना है, क्योंकि वही अधिकतम संख्या बताएंगे कि कितने स्तंभ हो सकते हैं। तो हमने HCF इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पता लगाना है, और जो भी HCF होगा वही अपने आप में यहाँ पे अधिकतम स्तंभों की संख्या होगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास HCF 8 है, तो अधिकतम 8 स्तंभ उसमें बन सकते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण 3। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। अब ये देखिए, समझिए जरा इसको। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों नंबर्स को विभाजित करे। इसका मतलब 245 भी एक नंबर से भाग जाएगा और 2053 भी उसी नंबर से हम उसको भाग करेंगे। देखिए जरा, 245 को मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि x से भाग देना है और x से ही 2053 को मुझे भाग देना है।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों ही बार 5-5 शेषफल रहता है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 5 शेषफल यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। तो अगर मैं इस नंबर में से 245 में से 5 को मैं घटा देता हूँ, कम कर देता हूँ, तो अगर ये 240 होता तो उस नंबर से मैं भाग देता तो यहाँ पे शेषफल 0 आता। इसी तरह से जो 2053 है उसमें से अगर मैं 5 कम कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो जो 2048 बचता है उसको अगर मैं x से भाग देता हूँ तो भी शेषफल 0 ही होगा। तो इसका मतलब x वो नंबर है जो 240 और 2048 को पूरा पूरा भाग जाएगा, जिससे तो हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है, क्योंकि वैसे तो ये 1 से भी भाग चला जाएगा, दूसरे नंबर से भी चला जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर बताना है। इसका मतलब हमें दोबारा से फाइंड आउट करना है HCF, लेकिन मुझे यहाँ पे HCF जो फाइंड आउट करना होगा वो 245 और 2053 का नहीं करना होगा, क्योंकि इससे तो शेषफल 5 बचेगा। तो मुझे 240 और 2048 का HCF फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि वही एक नंबर होगा जो इसमें शेषफल 0 लाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो HCF होगा वो 16 होगा। तो 16 वो नंबर है जिससे अगर मैं 240 को भाग देता हूँ और 2048 को भी अगर मैं भाग देता हूँ 16 से, तो शेषफल 0 आता है। 16 से बड़ा नंबर ऐसा कोई भी नहीं आता जो दोनों में कॉमन भी हो और साथ में शेषफल भी 0 ला दे, इसलिए HCF ये बन जाता है। महत्तम समापवर्त्य इसमें 16 है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके बाद की जो वीडियो है उसमें हम इसमें प्रश्नमाला 2.1 को करेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।